નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને વિષયાંક છે એક યાત્રા यह भी આ લેસન લઈને હું તમારી સામે ઉપસ્થિત થઈ છું, જેના લેખક છે रामदरस मिश्र। मैं बहुत यात्रा भी रही हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी सहजता तो अनुभव होती है अंतसन किराए मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। कारण के लेखक जब भी बाहर जाते हैं तो ऑटो वाले जो उसे किराया ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए उसे वहाँ डर लगता है। तो इस बार उसे डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्तित बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया कि हमारे साथ साथ पुकारने लगा, लेकिन हमें पुकारने लगा, हमारे साथ साथ चलने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आक्रोशन महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उसकी आवाज़ में ऐसी अपनापन था कि मैंने उसे हाँ कर दिया। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर, वांछित लेके उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ छोड़ूंगा तो मुझे इतने पैसे होंगे, उतने पैसे दे दिए और डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि वहाँ जाकर मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। શું કહે છે, ऑटोवाला ने दूसरे जगह पर उसे ले जाते हैं और वहाँ उसे कहते हैं कि यह कितने पैसे दे दूँ। तब वो कहते हैं कि आपकी जो इच्छा हो उतने पैसे दे दीजिए। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। पूछे છે અમને જ્યારે ડૉક્ટરના નવું ક્લિનિક બદલેલું છે તેના અમને છોડે છે અને કહે છે कि यहाँ से आप कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, लेकिन क्लिनिक के डॉक्टर के यहाँ हमें क्लिनिक में देर हो सकती है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। वो उसने होटल का नाम बता दिया और भाई उसने कहा भाई तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ हमें देर हो सकती है। वो कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वो वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वो हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। શું કહે છે, वो हमारा इंतजार कर रहा था, वो वहाँ से गया नहीं, फिर हमें होटल छोड़ने गया और होटल छोड़ने के बाद वो उसने कहा कि अब फिर कब आऊँ। यानी એટલે મેં પૂછ્યું કે यानी એટલે શું કહેવા માંગે, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है। हमने कहा कल शताब्दी से कल तक है, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। तो वो कहते हैं तो मैं आपको ग्वालियर घुमाने ले जाऊँगा, तो मैं कब आऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। कवि के लेखक के तो ऑटोवाला ने कहा मेरा नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया, लेकिन हमने घूमने का कार्यक्रम बना लिया। वह बहुत प्रेम से एक बार स्थान दिखाता गया है। उसने कहा कि बाबूजी आप घूमने जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और उसने फ़ोन कर दिया। घूमने का कार्यक्रम बन गया और सभी जगहों घुमाने के लिए ले जाता है। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से बाबूजी એટલે શું કહે છે वो मुझे એટલે કે લેખક
बाबूजी कहता था और उसकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। घूम घूम कर वापस हम होटल जाते हैं और हम सब नाश्ते चाय पीने लगते हैं तो हमने उसे भी बुला लिया। वह बहुत संकोच लेकिन शर्म आ रही थी। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? એટલે अम्मा पूछे છે, बेटे मोहन तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। ठीक है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो आगरा का हूँ। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, लेकिन उसकी आंखें नमी हो गई, लेकिन आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि जो विद्यार्थी मित्रों अहीं डोब छे એટલે अधूरू वाक्य मूकी दीधुं। पोतानो परिचय आपे छे कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, माँ बाप मर चुके हैं, भाई ने मेरी परवरिश की है, भाई वकील है और मैं भी बीए पास हूँ और नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। वो चुप हो जाता है। फिर उसने बताया, हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी। हमने एम थयुं कि आनी साथे कोई एवी दुर्घटना थई होगी। उसे छेड़ा नहीं, એટલે हमें उसे फोर्स नहीं किया बताने के लिए, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बड़ा वास थी, झिझियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अघेड़ के बड़ी उम्र वाला बुढ़ा व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशर अघेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। शू कहे छे कि मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ आया था, इधर उधर घूम रहा था, तभी रास्ते में एक परिचित व्यक्ति जो है, जिसके पीछे उसके माँ बाप ने गुंडे लगा दिए थे, वो भाग रही थी और उसने मुझे देखा और मेरे पास आई और कही कि मोहन मुझे बचा लो, मेरे माँ बाप एक बूढ़े व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं बहुत असमझ में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। मैं उसे कहाँ ले गया? थानेदार, पुलिस स्टेशन ले गया। थानेदार से मैंने इस लड़की को सौंपा और सारी घटना जो बयान की। अब थानेदार सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिख कर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। आखिर इसके लिए क्या किया जाए? हूँ हमने रिपोर्ट लखी लो, एफआईआर, और एने माँ बाप ने जेल में पण डाल दो। पण सवाल है कि इस लड़की का क्या होगा? एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, कौन? थानेदार, तुम्हारी शादी हो गई है? किसने? मोहन से पूछा। मैं सिर हिलाया, એટલે मैंने ना कहा। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। मैं तो नौकरी की तलाश में था और नौकरी की तलाश में मुझे लड़की मिल गई। अब थानेदार तो उस लड़की का विवाह मेरे साथ करने के लिए उससे बात की, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। मैंने कीधु, वांधो नहीं, मैं इसके साथ तो शादी कर लूँगा, किसी से के साथ तो मुझे करनी है, लेकिन इसलिए इस लड़की के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि यह लड़की बेसहारा है और मुसीबत में भी है, और बेसहारा मुसीबत में है तो मैं इसे अपना सहारा दूंगा। लेकिन सर इससे पूछ लीजिए, ये तो तैयार है। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है।
लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात कि यह संकट में भी है। इससे विवाह करना प्रतिकार भी होगा और मानवीय भी। लेकिन શું કહે છે કે थानेदार जी, आपने मेरी बात तो इससे शादी कराने की कर दी, लेकिन मेरी भाभी जो है उसने कहा था कि उसकी बहन के साथ मेरी शादी करवाने के लिए वो तैयार भी हो गया और यहाँ हम दोनों ने हाँ भी स्वीकृति दे दी है। लेकिन भाभी की बहन के साथ तो कोई भी शादी कर लेगा, लेकिन यह जो लड़की हो बड़ी मुसीबत में है, बड़ी दुखी है, इसलिए मैं इस लड़की के साथ विवाह करूँगा जो एक मानवीय अवतार भी है। लेकिन कहा, हाँ अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर कहीं बेच दिए जाने का संकट, मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी को नाराज हो गए, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के बाद इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। શું કહે છે मोहन કહે છે कि जो एकदम तो शादी नहीं हो सकती और जो लड़की घर गई तो उसके माँ बाप बेच देंगे और मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज होंगे और उसके माँ बाप मुझे लड़की भगाने के आरोप में केस कर देंगे या फिर अंदर कर देंगे। तब थानेदार ने कहा तो लड़की को तब तक जब तक उसकी शादी नहीं होती तुम्हारे साथ, तब तक उसे नारी निकेतन में मैं रखवा लूँगा और लड़की से माँ बाप के खिलाफ एक शिकायत भी लिखवा लूँगा। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना का विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भी भरी होती है। तब मैंने कहा मोहन ने कि बाबूजी मैं एक बात बताऊं, यह थानेदार तो है ही, लेकिन साथ में वो कवि भी है और कवि सम्मेलनों में वो सरस सुंदर कविता भी पढ़ाता है। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया, क्योंकि भाभी की बहन के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन थानेदार ने मेरी शादी इस लड़की से करवा दी, इसलिए भैया भाभी मुझसे खफा हो गए और हम दोनों जब शादी करके घर गए तो हमें घर से निकाल दिया गया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से मैंने शादी की वो किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह नहीं होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहा है। हाँ सही कह रहे हो। શું કહે છે કે आगरा में तो मेरे सभी परिचित, वहाँ मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, नहीं कोई काम दे रहा था, इसलिए मैंने आगरा छोड़कर ग्वालियर अपनी पत्नी के साथ यहाँ आकर बस गया हूँ। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। यहाँ तुमने नौकरी नहीं रखी, मिली ही नहीं, इसलिए ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े लोग तो नारी हित में बड़ी लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। सो कि बड़े लोग तो नारी हित के बारे में बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेख लगते हैं, लेकिन उसके दुखों को अपनाते नहीं हैं। लेकिन तुमने तो एक बेसरा लड़की के दुख को अपना लिया और अपने जीवन का सम्मानपूर्वक उसे स्थान भी दिया।
बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वो हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। ले मोहन की जो घटना है वो हमें बहुत अच्छी भी लगी और इससे हम बड़े प्रभावित भी हो जाते हैं। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक એટલે કે મહેનત છે, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। એટલે लेखक बोले छे, ये तो तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारी मेहनत का फल है, इसलिए मैं तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, यह कोई दान थोड़ी मैं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी मैं कमा ही लेता हूँ। शू कहे छे, मुझे बाबूजी जब से आप लोग मिले हैं तो मुझे माँ बाबूजी की जो कमी है, माँ बाप की जो कमी है उसे मैं दूर कर रहा हूँ और आप लोगों में मुझे अपने माँ बाप दिखाई दे रहे। मतलब कोई बेटा अपने माँ बाप से पैसे लेता है, पैसे तो मैं और लोगों से भी कमा लूँगा बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे करूँ। वो भी कहता है, जो तुम मुझे माँ बाप समझते हो तो तुम हमारे लिए तो बेटे समान हो, और कोई भी माँ बाप अपने बेटे का शोषण थोड़ी करता है। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर उसे 500 का नोट लेकर 300 वापस लेते, 500 का नोट देते हो, 300 वापस कर देते। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएंगे मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। बाबूजी कही छे कि तुम चाहते हो कि हम वापस आए, वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ घूमे, तो मेरी भी एक शर्त है कि ये 500 रुपये तुम वापस ले लोगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिया, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख ली बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हमें थी पूछे तो मुझे तो आप दोनों में माँ बाप दिखाई देते हैं, तो मैं कभी कभी आपको फ़ोन करूँ? हाँ भाई, शौक से, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। बाबूजी नहीं कहे, मैंने आपका नाम तो पूछा, आपने मेरा नाम तो पूछ लिया मोहन, लेकिन मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा। मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तो वो आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। विद्यार्थी मित्रों, आज एक यात्रा यह भी में क्या हमें जानने को मिला कि एक अपरिचित व्यक्ति जी दूसरे गांव से इस गांव में डॉक्टर से मिलने आते हैं, और ऑटो वाला जो मोहन है, जो भी दूसरे गांव से ही आया था, उन दोनों में जो अपनापन की भावना होती है, एक परायापन की नहीं पर अपनापन की जो भावना होती है, वही इस पाठ में हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, मैं हमारा लेसन पूर्ण करूँ छूँ। नमस्ते।